फिल्म जगत में एक चेहरा ऐसा भी था जिसका काम और नाम दोनों की अपनी अलग डिमांड थी। वो कभी हीरोइन थी तो कभी दुखियारी औरत। बड़े बड़े कलाकारों की मां से लेकर बेमिसाल चरित्र भूमिकाओं तक जिसकी एक अटूट ख्याति थी, वो कोई और नहीं, खुद लीला चिटनीस थी। मुझे मरने दो ताई, मुझे मरने दो। मर्द के पाप को छिपाने के लिए, मर्द की हिम्मत बढ़ाने के लिए, उस पापी को जिंदा रखने के लिए तू मरना चाहती है? मेरे मर्द अपनी खुशी के लिए औरत को इसी रास्ते पर लाकर छोड़ देता, लेकिन मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे लिए दुनिया के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। वाह, खूब लिखा है। तुम्हें अच्छा लगा? मैंने इसकी तर्ज भी बनाई है। हाँ, भला गाओ तो। अच्छा, पर मेरे साथ तुम्हें भी गाना पड़ेगा। मुझे? हाँ, देखती नहीं, ये मिसरे तुम्हारे लिए लिखे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सुन रहे हैं मेरी यानी ऋषिता की आवाज हिंदी रेडियो पर, और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ उस औरत की दुनिया में जिसकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं थी, बल्कि फिल्मों ने ही उस जिंदगी को संभाला, उठाया और दुनिया के सामने उसकी कहानी रखी। उसका नाम है लीला नागरकर। 1909 की एक सुबह धारवाड़ के एक शांत शहर में जन्मी एक ऐसी बच्ची जिसके माथे पर उस समय किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि ये छोटी सी लड़की एक दिन भारत की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी। क्या ये जरूरी है कि एक शरीफ का बेटा शरीफ और डाकू का बेटा डाकू ही हो? हाँ, ये तो होना ही चाहिए। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। पिता अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे, एक ऊंचा सभ्य ब्राह्मण परिवार। लेकिन किस्मत को पता था कि इस लड़की को उसी समाज की नजरें सबसे ज्यादा झेलनी पड़ेंगी। उस दौर में लड़कियों का स्कूल जाना भी चर्चा बन जाया करता था। ऐसे में थिएटर, स्टेज, एक्टिंग, ये सब तो दूर दराज के सपने थे। लेकिन लीला कुछ अलग थी। उन्हें पढ़ाई से भी ज्यादा खींचती थी कला, नाट्य, अभिनय, वो दुनिया जहां इंसान अपनी भावनाएं दुनिया के सामने खुलकर जी सकता है। पर नियति की अपनी चाल होती है। मुश्किल से 16 साल की उम्र और परिवार ने उनका ब्याह कर दिया डॉक्टर गजानन चिटनीस से। बहुत बड़े उम्र के थे वो उनसे। शादी के 2-3 साल के भीतर ही 4 बेटों की माँ बन गई लीला। अभी वो खुद बच्ची थी और बच्चों को संभालना उनकी जिम्मेदारी बन चुका था। शादी के बाद की दुनिया उनके सामने बिल्कुल अलग थी। एक औरत जिसके सपनों को घर गृहस्थी के नाम पर एक छोटी सी खिड़की का कमरा दे दिया गया था, लेकिन उनकी आत्मा उस खिड़की से बाहर आसमान देखती रहती थी। वो शिक्षा चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत चाहती थी, पर समाज के नियमों ने उनके कदम बांध रखे थे। लेकिन लीला की हिम्मत का असली चेहरा तब सामने आया जब एक दिन सब्र टूट गया। पति पत्नी के रिश्ते में खाई बन चुकी थी। एक औरत, वो भी 4 बच्चों की माँ, तलाक ले। उस जमाने में ये बात अकेले ही एक क्रांति मानी जाती। लेकिन लीला ने ये कदम उठाया बिना झुके, बिना टूटे। तलाक के बाद उनकी जिंदगी अचानक एक सूने मैदान की तरह हो गई। 4 बच्चों का बोझ, पैसा नहीं, घर नहीं, और समाज की तिरछी निगाहें तो जैसे हर मोड़ पर इंतजार करती थी। मजबूरी ने उन्हें स्कूल टीचर बना दिया। पैसे कम थे लेकिन इज्जत थी, या यूं कहिए इज्जत का एक एहसास था। लेकिन दिल में जो आग थी वो अब और दब नहीं सकती थी। वो थिएटर की दुनिया को पुकार रही थी और लीला दौड़े उस पुकार की तरफ। नत्या मनवंतर नाम के प्रगतिशील मराठी थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन गई वो। ये वही दौर था जब हेनरिक लेप्सन और बेर्नार्ड शॉ के नाटकों की गूंज महाराष्ट्र के रंगमंच तक आ पहुंची थी। यहीं से लीला चिटनीस ने पहला कदम उठाया, एक कदम जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उस जमाने में थिएटर में काम करने वाली महिला को कलाकार नहीं, कुछ और ही समझा जाता था, जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं था। और लीला ब्राह्मण परिवार से आई हुई पढ़ी लिखी एक तलाकशुदा स्त्री थी। उनके ऊपर ये कलंक दुगना लगाया जाता था। लोग ताने मारते थे, अरे वो तो स्टेज पर जाती है, उस घर की बहू अब नाच गाना करेगी,
बच्चों का क्या होगा। लेकिन लीला चिटनीस इन बातों पर नहीं रुकी। वो थिएटर करती रही, कभी कॉमेडी कभी ट्रेजेडी, अपने पात्रों को इतनी सच्चाई से निभाती रही कि हर शो के बाद लोग खड़े होकर तालियां बजाते और यही तालियां उन्हें आगे बढ़ाने लगी। उन्हें फिल्मों में काम मिला, पहले छोटे रोल, फिर स्टंट फिल्मों में काम, और 1937 में जेंटलमैन डाकू नाम की एक फिल्म में उन्होंने मर्दाना कपड़े पहनकर एक पॉलिश्ड क्रुक का किरदार निभाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी तस्वीर छपी, फर्स्ट ग्रेजुएट सोसाइटी लेडी ऑफ महाराष्ट्र टू एक्ट इन फिल्म्स। ये एक सम्मान था और एक चुनौती भी, क्योंकि ये खबर जितनों को हैरान कर रही थी उतने ही लोग उनके खिलाफ हो रहे थे। असल में उस वक्त लीला चिटनीस ग्रेजुएट थी ही नहीं, लेकिन आगे ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें कॉलेज जाकर डिग्री लेनी पड़ी। लीला ने तय किया कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो बड़े बैनर में काम करना होगा। बॉम्बे टॉकीज, जहां देविका रानी और अशोक कुमार जैसे बड़े नाम थे, लेकिन बॉम्बे टॉकीज सिर्फ ग्रेजुएट लड़कियों को काम देता था। और लीला 4 बच्चों की माँ, तलाकशुदा, संघर्ष से गुजरती हुई, फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वो ग्रेजुएट बनेंगी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। घर, काम, बच्चों की जिम्मेदारी, थिएटर और पढ़ाई, ये सब एक साथ संभालना किसके लिए आसान होगा भला। लेकिन लीला ने इसे अपने संघर्ष का हिस्सा नहीं, अपनी यात्रा का हिस्सा माना। पढ़ाई पूरी की और बॉम्बे टॉकीज ने उन्हें साइन कर लिया। बस फिर क्या, एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। कंगन, बंधन, झूला, अशोक कुमार के साथ उनकी फिल्में चल पड़ी। लोग कहते, लीला बोलती नहीं, उनकी आंखें बोलती हैं, और अशोक कुमार खुद मानते थे। मैंने आंखों से अभिनय करना लीला चिटनीस से सीखा है। लीला चिटनीस अब एक सुपरस्टार थी, पहली भारतीय अभिनेत्री जिसने लक्स का विज्ञापन किया 1941 में। उस समय लक्स सिर्फ हॉलीवुड के हीरोइंस को मिलता था, लेकिन जिंदगी का खेल यही है, जैसे अचानक फूल खिलते हैं वैसे ही अचानक झड़ भी जाते हैं। 1940 के मध्य में नई हीरोइंस आ गईं और लीला को समझ आ गया कि अब वो हीरोइन नहीं रहेंगी, और यहीं उनकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा की मां बना दिया। 1948 की फिल्म शहीद, दिलीप कुमार के बीमार संघर्षरत मां का किरदार। ये रोल इतना गहराई, इतना दर्द लिए हुए था कि इसके बाद अगले 4 दशकों तक 1950, 1960, 1970, 1980 हर बड़े अभिनेता की मां लीला चिटनीस बनी। आवारा 1951, नया दौर 1957, काला बाजार 1960, गाइड 1965, वक्त 1965। हर फिल्म में सफेद साड़ी, सोने की पतली फ्रेम वाली ऐनक और उनके चेहरे पर वो स्थिर, संयमी, दुख झेलती हुई माँ की छवि। लोगों को लगने लगा, ये माँ रो नहीं रही, ये हमारे दिल को रोना सिखा रही है। और दोस्तों, उन्होंने माँ के किरदार निभाने शुरू किए। पर क्या किसी ने कभी सोचा कि पर्दे पर दिखाई देने वाली उस माँ के भीतर असली दर्द कितना गहरा था? जिस औरत को पूरी दुनिया ने वर्षों तक रोते हुए देखा, क्या किसी ने समझा कि उनके अपने आंसू कहाँ से आए थे? उनकी जिंदगी कितने टुकड़ों में बटी थी। बच्चे एक तरफ, समाज एक तरफ, और सिनेमा की ऊंची नीची दुनिया एक तरफ। उनकी जिंदगी के मार्मिक पन्ने तब खुलने लगते हैं जब हम उनकी आत्मकथा के शुरुआती अध्याय पढ़ते हैं। चंदेरी दुनियेज, इसमें लीला अपने बचपन से कॉलेज के दिनों तक की कहानी जिस तरह सुनाती हैं, उससे पता चलता है कि ये औरत जिंदगी को सिर्फ जी नहीं रही थी, वो हर पल उसे महसूस कर रही थी, उसे पकड़ रही थी और उसे ढाल रही थी। वो लिखती हैं कि उनके पिता विद्वान थे, ब्रह्म समाज की सोच वाले, एक ऐसे इंसान जो जाति भेद को ठुकराते थे। घर का माहौल संस्कारी पर खुला हुआ था, पर दुनिया वैसी नहीं थी। दुनिया तब भी उतनी ही संकुचित थी जितनी आज कई बार दिखाई देती है। उनका कॉलेज का समय एक अलग ही संघर्ष था। अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं कि कॉलेज जाने के लिए उन्हें रोज कई मील पैदल चलना पड़ता था।
घर से स्कूल 7 मिनट की दूरी पर था, लेकिन कॉलेज कितना दूर था और घर में कितनी मुश्किलें थी। कभी जूते फट जाएं, कभी कपड़े, कभी समाज की बातें। ट्रेन में सफर करती तो लोग उन्हें घूरते, कई बार लोग मजाक उड़ाते, कई बार टोकते, कभी कभी गंदी नजरों से देखते, लेकिन लीला ने कभी सिर नहीं झुकाया। कॉलेज के दिनों में उन्हें एक बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, वे हर धर्म, जाति, वर्ण के बच्चों को साथ पढ़ते देख सकारात्मक महसूस करती थी। उनके शब्दों में, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, हम सब एक साथ रहते। मुझे ये दुनिया पसंद थी क्योंकि यहाँ कोई मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे व्यक्तित्व से पहचानता था। लेकिन उस दुनिया में कहीं एक और तल्ख सच्चाई भी छिपी थी। वो बताती हैं कि कई बार लड़कियां, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी न किसी डर, किसी न किसी मनाही में जीती थी। पढ़ाई उनके लिए जैसे एक विलासिता थी, अधिकार नहीं। लीला अपने कॉलेज के मित्रों को याद करती हैं, भीमा और सुमित्रा। ये दोनों लड़कियां उनके जीवन में भावनात्मक सहारा थीं। भीमा कुछ वर्ष बाद चल बसी। भीमा की मौत ने लीला को भीतर से तोड़ दिया और शायद यही से लीला ने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। जो लोग हमें भावनात्मक रूप से छूते हैं, उनका जाना हमें उम्र भर अधूरा कर देता है। इसके बाद वो एक और दोस्त नहमी का जिक्र करती हैं। नहमी जो हमेशा उनकी तरफदारी करता, उनका साथ देता और उनके मन में उथल पुथल में एक शांत सहारा बनता। लेकिन लीला मानती थी, जीवन में कुछ रिश्ते हमेशा अपूर्ण रहते हैं, वो पूरे होने के लिए बने ही नहीं होते। कॉलेज की जिंदगी ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन एक गरीब 4 बच्चों वाली लड़की डॉक्टर कैसे बनती, फीस कहाँ से आती? और यही वो मोड़ था जब जिंदगी ने उन्हें उनके तय किए रास्तों से हटाकर एक नई दिशा दी, अभिनय की दिशा। उन्होंने थिएटर किया, काम किया, लेकिन फिर भी घर में कई लोग नाराज रहते। माँ को लगता कि लीला इतनी पढ़ लिख कर भी नाच गान की दुनिया में चली गई, पर लीला जानती थी कि अगर वो ये नहीं करती तो 4 बच्चों को कौन संभालता। जब बॉम्बे टॉकीज से बुलावा आया, तब ये सिर्फ एक मौका नहीं था, ये एक जीवन रेखा थी और लीला चिटनीस ने इस जीवन रेखा को पूरे आत्मसम्मान के साथ पकड़ा। फिल्में चलती गई, नाम बढ़ता गया, लोग पहचानने लगे, पसंद करने लगे, लेकिन लीला की जिंदगी के पीछे एक सन्नाटा था, उनके बच्चे। वो 4 बच्चे जिनके लिए वो संघर्ष कर रही थीं, लेकिन जिन्हें वो अपनी व्यस्त जिंदगी के कारण बहुत कम देख पाती थीं। उनकी आत्मकथा में एक जगह वो इस दर्द को निम्न शब्दों में लिखती हैं, बच्चों के लिए काम किया, लेकिन बच्चों को समय ना दे पाई। ये वाक्य किसी भी माँ की आत्मा को हिला सकता है और शायद इसी सन्नाटे में लीला चिटनीस को वो माँ बनाया जिसे हम बड़े पर्दे पर देखते रहे, जिसके चेहरे पर हमेशा एक कसक होती थी, एक अधूरा दर्द, एक खामोश चीख। 50 और 60 के दशक में वो बड़े बड़े कलाकारों की माँ बनी, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर। लेकिन सिनेमा की ये माँ खुद अपनी जिंदगी में बेहद अकेली थी और धीरे धीरे जब अभिनय के मौके कम होने लगे, बच्चे अमेरिका बस गए और लीला भी अपने बेटे के साथ यूएस चली गई, तब उनकी जिंदगी का सबसे शांत, सबसे ठंडा और सबसे अकेला अध्याय शुरू हुआ। जब लीला चिटनीस ने अपने जीवन की सबसे कठिन यात्राएं पार कर ली थीं, छोटी उम्र में शादी, 4 बच्चों की परवरिश, तलाक, समाज की आलोचनाएं, थिएटर का संघर्ष, फिल्मों की चढ़ाई और फिर उतराई, तो उन्हें शायद लगा होगा कि अब उम्र के इस मोड़ पर उन्हें कुछ शांति मिलेगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। उनके बच्चे एक एक करके विदेश बसने लगे। भारत में फिल्में भी अब कम मिलने लगी थी। नए चेहरे आ रहे थे, नई कहानी चल रही थी। 70 और 80 के आते आते उन्होंने स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी कम कर दी। अंत में 1985 की फिल्म दिल तुझको दिया उनका आखिरी पर्दा बनकर रह गया। इसके बाद लीला चिटनीस अमेरिका चली गई, कनेक्टिकट, वो जगह जहां उनके बेटे और परिवार के कुछ ही सदस्य रहते थे। एक शांत, सर्द, दूर देश की जमीन, जहां ना कोई हिंदी फिल्म का शोर, ना कोई सेट का कोलाहल, ना निर्देशक की आवाज, ना स्टूडियो की चहल पहल, बस एक घर और उस घर की खिड़की से दिखता एक विदेशी आसमान, और उस आसमान को चुपचाप देखती लीला चिटनीस।
उनकी आत्मकथा में एक एक शब्द चीख कर बताता है कि वो उस विदेश में कितनी अकेली थीं। वो अपने देश को याद करती थीं, अपना थिएटर, बॉम्बे टॉकीज का गेट, आंगन में खेलते बच्चे, पुराने साथी, वो गंध, वो शोर, वो जिंदगी। वो लिखते हैं, मेरी जिंदगी फिल्मों में बीत गई, लेकिन मेरा मन भारत में ही रह गया। अमेरिका में वो एक तरह से परायपन में जी रही थी। भाषा अलग, संस्कृति अलग, मौसम अलग, और शायद सबसे अलग था वो सन्नाटा जो एक उम्र के बाद इंसान को अंदर से खा जाता है। जो माँ वर्षों तक पर्दे पर करहाती थी, जिसने सफेद साड़ी में बच्चों को खोते देखा, गरीबी देखी, बीमारी देखी, आज वही माँ एक नर्सिंग होम में थी। उम्र की लाठी हाथ में थी, चेहरे की झुर्रियों में कहानियां कैद थी और आंखों की नमी में अधूरे सपने। इतनी बड़ी स्टार जो कभी लाखों दिलों पर राज करती थी, जिसकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छपती थी, जो लक्स का चेहरा बनी, जिसने फिल्मों को एक भावनात्मक दिशा दी, आज वो विदेशी धरती पर एक शांत कमरे में बैठी रहती थी। कभी कभी स्टाफ पूछता, आर यू एन एक्ट्रेसेस? वो मुस्कुराती और कहती, यस आई यूज्ड टू बी। ये 3 शब्द, आई यूज्ड टू बी, इसमें उनका पूरा जीवन छिपा था। उनके बेटे मानवेंद्र, बिनोय, राज सब व्यस्त थे अपने घर परिवार में, अपनी दुनिया में। वो उनसे मिलने आते, वक्त बिताते, पर लीला का मन तो वहीं था जहां उन्होंने पहली बार मंच पर कदम रखा था, जहां उन्होंने अशोक कुमार के साथ नाच गाना किया था, जहां उन्होंने माँ की भूमिका में पूरा हिंदुस्तान रुलाया था, जहां उन्होंने लक्स के विज्ञापन से इतिहास बनाया था। अमेरिका में उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। 93 की उम्र में उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कमरा सफेद था, हल्की सी ठंडी हवा, डॉक्टरों की आवाजें, मशीनों की बीप, और बिस्तर पर लेटी वो लीला चिटनीस जो एक जमाने में करोड़ों की आंखों में चमक लाती थी, आज उनकी आंखों में सिर्फ अपने बीते जीवन की परछाई थी। कुछ ही दिनों बाद 14 जुलाई 2003 को एक शांत दोपहर में लीला चिटनीस ने आखिरी सांस ली। कोई शोर नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई सिनेमा नहीं, बस उनका बेटा, कुछ नर्सें और एक शांत कमरा। और यही बात शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना थी। उन्होंने पर्दे पर हमेशा मरती माँ, बीमार माँ, अकेली माँ के रोल किए, और वास्तविक जीवन में भी उनका अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूर किसी पराये देश की धरती पर, अस्पताल के एक बिस्तर पर, धीमे धीमे रोशनी से ओझल होते हुए। लेकिन क्या कोई कलाकार सच में मरता है? नहीं। जब भी कोई आवारा देखता है, जब भी कोई गाइड में माँ के आंसू महसूस करता है, जब भी कोई काले सफेद वक्त को याद करता है, लीला चिटनीस फिर से जीवित हो उठती हैं। वो औरत जिसने समाज को चुनौती दी, लोगों की धारणाएं बदली और साबित किया कि एक माँ सिर्फ बच्चे को जन्म देने से नहीं बनती। एक माँ वो होती है जो दुनिया के हर बच्चे के दिल में जगह बना ले। और लीला चिटनीस यही तो बन गई थी, भारत की अनकही, अनदेखी अमर माँ। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस फिल्मों में चलती रही, लोगों की यादों में बसती रही और उन आंखों में तैरती रही जो अभिनय करना उनसे सीखी थी।